खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। करोड़ों के साइबर फ्रॉड के 2 आरोपियों को झारखंड से किया गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई। कीचड़ में से अर्थी ले जाने का वीडियो देख कलेक्टर ने तुरंत रास्ता दुरुस्त कराने के दिए निर्देश। जन सुनवाई में सामने आई कई अन्य समस्याएं। नाबालिग भतीजे से यौन सुख हासिल कर रेप का झूठा मुकदमा दर्ज कराना पड़ा महंगा। पोक्सो कोर्ट ने चाची को 20 साल के लिए भेजा जेल। और रैणी में 3 घरों से पार हुए जेवरात और नकदी। वहीं भिवाड़ी में वर्कशॉप में हुई लाखों की चोरी। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर पुलिस ने करोड़ों साइबर अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 2 युवकों को झारखंड से गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि पीड़ित द्वारा 95,700 रुपए ऑनलाइन साइबर फ्रॉड के जरिए खाते से निकालने की शिकायत की थी। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और वृत्ताधिकारी की देखरेख में कोतवाली SHO के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। जांच के दौरान मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल और बैंक खातों की जानकारी जुटाई गई। तकनीकी जांच में सामने आया कि झारखंड से यह साइबर फ्रॉड ऑपरेट किया जा रहा था। वहीं पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी कुमार गौरव और ओम प्रकाश यादव को गिरफ्तार किया है। इनके बैंक खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन पाया गया है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। 3/10/2024 को एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसकी विषय वस्तु ये थी कि मेरे व्हाट्सएप पे किसान सम्मान निधि नाम से एक APK फाइल आई थी। उसके बाद मेरा फ़ोन हैक हो गया और लगभग 96,000 रुपये विड्रॉ हो गए। अब जिस पे अनुसंधान करते हुए हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो झारखंड के रहने वाले हैं। एक का नाम गौरव है और दूसरा ओम प्रकाश यादव है। इनसे अनुसंधान किया जा रहा है, अभी रिमांड पे है। मालाखेड़ा के बरखेड़ा गांव में कीचड़ के अंदर से अर्थी ले जाने का वीडियो गुरुवार को अलवर कलेक्टर ने मालाखेड़ा के बरखेड़ा गांव में कीचड़ के अंदर से अर्थी ले जाने का वीडियो गुरुवार को अलवर कलेक्टर ने जिला स्तरीय जन सुनवाई में देखा। उन्हें पता चला कि इस रास्ते की सफाई में 2 लाख रुपए खर्च कर दिए और हालात पहले से बदतर है। बरखेड़ा से आए मोहन सिंह चौधरी ने वीडियो के जरिए बताया कि किस तरह अर्थी को अंतिम संस्कार के लिए गंदे पानी में से ले जाना पड़ रहा है। इससे पहले भी 3 बार जन सुनवाई में शिकायत की जा चुकी थी। इस पर कलेक्टर ने तुरंत तहसीलदार को रास्ते को दुरुस्त कराने के आदेश दिए हैं। हमारा मामला यह है कि गांव में 2 रास्ते हैं शमशान घाट के। एक तो जाट समाज के शमशान घाट है, दूसरे अन्य समाज के। उससे जब से सरपंच बना जब से अब तक उसकी कोई साफ सफाई नहीं हुई। हमें जो जन सुनवाई 181 पर कर दी, रात्रि चौपाल में SDM साहब को दिखा दिया, तहसीलदार साहब को दिखा दिया, और उसमें 24 घंटे पानी भरा रहता है। इसी तरह जन सुनवाई में लक्ष्मणगढ़ के जूनाखेड़ा गांव के 80 साल के बुजुर्ग दंपति अपने इकलौते बेटे की शिकायत लेकर पहुंचे। दंपति ने बताया कि उनके बेटे ने दोनों को पीट कर घर से निकाल दिया, जबकि यह मकान उन्होंने खुद बनवाया था। बुजुर्ग लाला खान के अनुसार उनकी पत्नी से बहू ने मारपीट भी की थी। फिलहाल वे किसी तरह सरकार की पेंशन से पेट भर रहे हैं। जी चाहे बेटा बहू ने हम मार के बाहर पटक रखा 5-4 महीने से, और हमारी जिंदगी खराब करा के हमको खाने को नाच देते। हमारा जो 10th को नाच मिले वहाँ भी आप निकाल खा जाए, वो भी हमको नसीब ना होने दवा। भी घर के ढारा लगा रखा बाहर के, और यहाँ लगा हमारी जिंदगी खराब हुई पड़ी है। उधर मालाखेड़ा के राजेश कुमार बैरवा ने कहा कि छात्रवृत्ति की खातिर वे पहले भी 8 बार आ चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को आदेश दिए हैं। वहीं एक महिला ने RR कॉलेज के गेट के पास स्थित मंदिर से उसे बाहर करने की शिकायत की। इसके अलावा यह भी सामने आया कि शालीमार योजना में सेना के जवान को UIT की ओर से आवंटित प्लॉट दूसरे व्यक्ति को बेच दिया गया। यह जानकर कलेक्टर भी आश्चर्य में पड़ गई। उधर ईटाराना और सामोला के पास रहने वाली महिलाओं ने सड़क पर गंदा पानी भरे रहने और सफाई नहीं होने की शिकायत की। सर NMMS के लिए 8th क्लास में एक पेपर लगता है NMMS का स्कॉलरशिप के लिए, जिसमें 12-12 हज़ार रुपये 4 साल तक मिलते हैं। वो मेरे को आज तक नहीं मिली है। जब मैं DO ऑफिस में जाता हूँ तो DO ऑफिस से
वो बोलते हैं कि आज ये सर नहीं है, आज वो सर नहीं है, ऐसा बोल के और मेरे को गुमराह कर रहे हैं पिछले 2018 से और आज तक। फिर मैं पिछले नवंबर 2024 से कलेक्टर ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूँ और कलेक्टर साहब से मेरे को 8 या 9 लेटर मैं डीओ सर को भिजवा चुका हूँ, लेकिन आज तक मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला है। बहरहाल गुरुवार को ही इस जिला स्तरीय सुनवाई में पहुंचे लोगों को अब उनकी परिवेदना का समाधान होने का इंतजार है। महिला ने पहले तो नाबालिग भतीजे का यौन शोषण किया, इसके बाद उस पर रेप का झूठा मामला दर्ज करवा दिया, लेकिन अदालत में सच का खुलासा हो गया और दुष्कर्म की एफआईआर करवाने वाली महिला को ही कोर्ट ने दोषी करार दे दिया। अलवर के पोक्सो कोड संख्या 4 ने उसे 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी महिला के पुत्र की आयु सिर्फ 9 माह है और ऐसे में मासूम का कोई दोष ना होते हुए भी उसे मां के साथ जेल में रहना पड़ेगा। महिला ने आरोप लगाया था कि रिश्ते में लगने वाले भतीजे ने उसके साथ रेप किया था। पुलिस जांच में मामला उल्टा निकला। जांच में सामने आया कि महिला ही घर वालों के बाहर जाने पर नाबालिग भतीजे को बुलाती थी। जज हिमांकनी गौड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चाची का दर्जा मां समान होता है और ऐसा कृत्य शर्मसार करने वाला है। सरकारी वकील प्रशांत यादव के अनुसार तिजारा थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 11 अगस्त 2024 को रिश्ते के नाबालिग भतीजे पर रेप का मामला दर्ज करवाया था। इसमें आरोप लगाया कि भतीजा 6 महीने पहले से रेप करता आ रहा था। महिला का आरोप था कि उसका भतीजा फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देता था। पुलिस ने जांच करते हुए दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाई। दोनों के बीच करीब 6 महीने में मोबाइल पर 832 बार बात हुई थी। इस पर पुलिस को मामला संदिग्ध लगा और जांच में वास्तविकता सामने आ गई। न्यायालय पोक्सो कोर्ट संख्या 4 अलवर की पीठासीन अधिकारी श्रीमती हिमांकनी गौड़ जी के द्वारा एक महत्वपूर्ण दंडादेश पारित करते हुए मुलजिमा को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार थे कि मुलजिमा के द्वारा स्वयं एक लिखित तहरीर रिपोर्ट तिजारा थाने में दिनांक 10/8/2024 को इस आशय की पेश की थी कि उसके साथ एक गांव का ही लड़का जबरदस्ती 6 माह से बलात्कार कर रहा है। परंतु अनुसंधान करते हुए मुकामी थाना पुलिस द्वारा यह तथ्य दौरान अनुसंधान सामने आया कि परिवादिया और आरोपित लड़के के मध्य पिछले 6 माह से लगातार 832 बार फोन पर बातचीत हुई है। अन्य साक्ष्यों से भी यह प्रमाणित हुआ कि परिवादिया ही उस लड़के को डरा धमकाकर तथा झूठे मुकदमे में दर्ज करवाने की धमकी देकर बुलवाती थी। परिवादिया और पीड़ित बालक के मध्य चाची और भतीजा के संबंध होने के बावजूद भी परिवादिया द्वारा जबरदस्ती उसे डरा धमकाकर और झूठे मुकदमे की धमकी देकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए गए। यहाँ यह तथ्य भी सामने आया दौरान अनुसंधान की पीड़ित बालक वक्त घटना नाबालिग था। मुकामी थाना पुलिस द्वारा दौरान अनुसंधान यह तथ्य भी सामने आया कि परिवादिया के पति के नौकरी पर चले जाने और उसकी सास के इधर उधर हो जाने पर वह अक्सर उस पीड़ित बालक को अपने घर पर बुलवाकर उसके साथ जबरदस्ती डरा धमकाकर अवैध संबंध बनाती थी। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा 16 गवाहों को परीक्षित करवाया गया तथा 26 दस्तावेजों को न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित करवाया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अपने दंडादेश में इस तथ्य की भली भांति अंकित करते हुए कि दोनों के मध्य चाची और भतीजा जैसे पवित्र संबंध होने के बावजूद भी मुलजिमा द्वारा लड़के को जबरदस्ती धमकाकर उसके साथ अवैध संबंध बनाना बिल्कुल सामाजिक दृष्टि से तथा न्यायिक दृष्टि से गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इस आधार पर मुलजिमा को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। परंतु इस प्रकरण में एक तथ्य यह भी सामने आया कि मुलजिमा द्वारा न्यायालय में उसके 9 माह के बच्चे को भी जेल में साथ ले जाने के लिए एक प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
अलवर के रैणी क्षेत्र के ग्राम मकरोड़ा में एक ही रात में 3 घरों में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शातिरों ने लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सूचना मिलने पर रैणी पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया। यहां सुरेश मीणा, शिवचरण और हरिराम मीणा के मकानों में खिड़की और रोशनदान तोड़कर चोर अंदर घुसे थे। इस वारदात से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। उधर गाँव के ही हरिराम मीणा के मकान की खिड़की और जंगले तोड़ने में चोर असफल रहे। गौरतलब है कि चाहे शहरों या फिर ग्रामीण इलाके चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। और वहीं भिवाड़ी में एक वर्कशॉप में चौथी बार लाखों की चोरी हो गई। यहां शातिर लगातार वारदातों को अंजाम देकर पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। ताजा मामला भिवाड़ी के गणपति प्लाजा स्थित आरसी इंटरप्राइजेज और मोटर वायरिंग की वर्कशॉप का है। यहां तड़के चोरों ने धावा बोलकर लाखों रुपए के कॉपर तार और इलेक्ट्रिक मोटर पार कर ली। पीड़ित हरकेश के अनुसार उन्होंने पहले भी 3 बार चोरी की शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। चोर यहां से कीमती सामान सहित सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर तक उखाड़ ले गए। उन्होंने पास की दुकान में लगे कैमरे भी तोड़ दिए। हालांकि दूर लगे एक अन्य सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई है। फुटेज में साफ दिखता है कि 2 चोर पैदल आए और पहले शटर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। इसके बाद उन्होंने गेट का ताला तोड़ा और अंदर घुसकर कॉपर वायर और मोटर चोरी कर इको वैन एवं बाइक से फरार हो गए। सर, मेरा नाम हरकेश है। अब से 3 बार पहले मेरे यहाँ पे वर्कशॉप पे चोरी हो चुकी है, जो कि आज रात बीती हुई को मेरे फिर दोबारा से चोरी हुई है, जिसपे ये गेट वगैरह तोड़ के और अंदर से मोटर कॉपर सब चीज़ भर ले गए हैं और गाड़ी में अंदर से लॉकर वगैरह सारी चीज़ें तोड़ दी है और मोटर वगैरह सब लेके चले गए यहाँ से। क्या फुटेज भी लगा रखा है क्या आपने? कैमरे सीसीटीवी वगैरह हैं जो कि ये पूरे तोड़ के ले गए हैं, कैमरा वगैरह। ये अलवर के वैशाली नगर थाना अंतर्गत विवाहिता की हत्या के आरोप सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार कटुमर के रेला गांव निवासी मुखराम जाट की 24 वर्षीय पुत्री कमलेश का विवाह 2 साल पहले खुदनपुरी निवासी कुलदीप के साथ हुआ था। बुधवार शाम ससुराल पक्ष ने कमलेश द्वारा पियर पक्ष को फांसी लगाने की सूचना दी। मौके पर पहुंचे पियर पक्ष के लोगों ने जब शव को देखा तो गले पर हाथ के निशान थे। ऐसे में मृतका के पिता मुखराम और भाई पृथ्वी ने गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पहले भी दहेज को लेकर मांग की गई थी। कमलेश के विवाह को 2 साल हुए थे और उनके 6 माह का बेटा है। घटना के बाद से पति कुलदीप फरार है। वहीं पियर पक्ष ने पति और सास ससुर पर हत्या का मामला दर्ज कराया है। मेरा नाम मुखराम है और मेरे बेटे का नाम कमलेश है और कुलदीप ने मारी है टैटू बेच के। कैसे पता लगा? कुलदीप के पिताजी ने मुझे फोन करो शाम को 6:30 बजे 7 बजे मैं तुम्हारे बच्चे मर गए तुम आ जाओ। जब हम गाड़ी लेके आए हम तो पहले 2-3 पाँच मारे और रहे अलवर में आ गए और फिर नहा के देखे तो गले पे 9 के निशान बन रहे। ये क्या बता रहे थे कैसे हुआ? तीनों ने मारी है। कौन कौन? कुलदीप है, भगमैया है और रमन बाग पिताजी है। वहीं मृतका के ससुर रामलाल का कहना है कि दहेज मांगने और हत्या के आरोप गलत हैं। मृतका ने स्वयं आत्महत्या की है और इसके कारणों की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। गौरतलब है कि कमलेश का पति कुलदीप बेंगलुरु में प्राइवेट नौकरी करता है। मैं तो यहाँ प्रेजेंट में नहीं था, मैं तो गांव मतलब वृंदावन गया था परिक्रमा देंगे गांव, फिर वृंदावन से गांव चला गया था। तो कल मुझे फोन किया था कि इनमें कोई मतलब उसने कमलेश लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश करी है, लोग हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। तब मैं गांव से यहाँ सीधा आया तो वो लड़की यहाँ मृत है। क्या करा था उसने? सुसाइड किया, फांसी लगाई। उस समय बच गई थी? बचा लिया? मैं था ही नहीं ना यहाँ, वो हॉस्पिटल लेके गए थे बोला। अब वो हॉस्पिटल में बोला उसको सानी हॉस्पिटल में मतलब मृत घोषित किया। अलवर के विवेकानंद नगर में 2 ई रिक्शों की टक्कर में 2 महिलाएं घायल हो गई। इनमें कविता यादव और उनकी भाभी गुड्डी यादव शामिल हैं। इस दौरान कविता के गले में ई रिक्शे में लगी लोहे की एंगल घुस गई और जबड़ा फ्रैक्चर हो गया। साथ ही दूसरी महिला को भी चोटें आई हैं। मौके पर जुटी भीड़ ने दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने कविता के गले का ऑपरेशन करने के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया है। वह अपने ससुराल नयाबाद से पियर लिवारी जा रही थी। मार्केट शॉपिंग करने के लिए आए थे, वापस घर जाते वक्त दोनों ऑटो में भिड़ंत हो गई जी। कितने लोग घायल हुए? घायल नहीं हुए, 2 आदमी के लिए चोट आई है।
जी। कितनी चोट आई? गर्दन में लगी है, यहाँ पे एंगल चल गई, यहाँ पे ऑटो की। कविता और दूसरा गुड्डी बाई, उनकी उम्र कितनी है? गुड्डी बाई को 23 साल। प्रस्तावित एडवोकेट अमेंडमेंट बिल के विरोध में वकीलों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसका असर अलवर जिले में भी देखने को मिल रहा है। स्थानीय अधिवक्ताओं ने इस बिल को कठोर प्रकृति का बताया। वकीलों का कहना है कि इससे सभी राज्यों की बार काउंसिल और वकील संगठनों की स्वायत्तता सीधे सीधे प्रभावित होगी। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों से बिल के विरोध में उनका साथ देने का आग्रह किया। इस अधिनियम में एक धारा जोड़ी गई है जिसके तहत झूठा मुकदमा पेश करने पर वकील के खिलाफ 50,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। अधिवक्ताओं के अनुसार यह गलत है क्योंकि परिवादी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही मुकदमा लड़ा जाता है। इसके अलावा विदेशी लॉ फर्मों को भारत में प्रैक्टिस करने की अनुमति देने का प्रस्ताव भी गलत है। सरकार जो ये बिल लेकर आई है ये बहुत ही अच्छा और राजनीतिक शुद्धिकरण के लिए बहुत लंबे समय से प्रत्यक्षित था। इस बिल के माध्यम से राजनीति में जो अशुद्धता आ गई है और जो आपराधिक तत्व हमारी संसद में पहुंच गए हैं उनको संसद को उनसे बचाया जा सकता है और सरकार में भी शुद्धिकरण किया जा सकता है। क्योंकि जो कोई भी आपराधिक तत्व जो 30 दिन से अधिक अगर जेल में रहता है तो उसे आवश्यक रूप से इस बिल के माध्यम से अपने पद से इस्तीफा देना होगा। हमने अभी कुछ ही समय पहले देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जब जेल में गए तो जेल से ही शासन चलाने का प्रयास किया और इस्तीफा नहीं दिया और हट किया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अब तक जो हमारी राजनीति में एक नैतिकता का आयाम था कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर अपराध के आरोप लगते थे और उसे गिरफ्तार किया जाता था तो गिरफ्तारी से पूर्व वह अपने पद से त्याग पत्र देता था और जब वह न्यायालय से अपराध मुक्त होता था तो पुनः अपने पद पर आता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने इस नैतिकता का उल्लंघन किया। तो उसी चीज़ को देखते हुए कि आगे भी इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं और जो जिनके ऊपर ये आपराधिक आरोप लगेंगे वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। तो जो सरकार ने ये आनंद फानन में जो बिल पेश किया है कि भारत क्या है, एक संघीय देश है जिसमें बहुत सारे स्टेट्स को मिला करके एक गणराज्य की स्थापना की गई थी। तो यदि किसी भी चुनी हुई सरकार इस तरह से बिल ला करके और उसके ऊपर झूठे एलिगेशंस लगा करके यदि 30 दिन वो जेल चला जाता है तो उसकी पद से इस्तीफा देना, उसको दबाव के तहत उसको इस्तीफा दिलवाया जा सकता है। पद से किसी भी चुनी हुई सरकार को हटाया जा सकता है जो संघीय ढांचे के प्रतिकूल है। और कानूनन ये जो बिल है एक तरह से भारत को तानाशाही प्रदान, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको तानाशाही प्रदान करने वाला है, जिससे भारत का जो संघीय ढांचा है पूरी तरह से समूल नष्ट हो जाएगा। किसी भी गवर्नमेंट को यदि सत्ता पक्ष सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार यदि स्टेट्स में है तो उनको ये प्रोटेक्ट करेगा और बाकी जो अन्य सरकारें उनको षड्यंत्र करके गिराने का कार्य करेगा। तो इस कारण से इस बिल में बहुत सारी खामियां हैं। इसको यदि सरकार सही मंशा से लाती तो इसके लिए ज़रूरी था कि जो क्रिमिनल टाइप के नेतागण हैं उनके रिकॉर्ड के आधार पे उनकी योग्यता का मापदंड तय होना चाहिए। देखो ऐसा है, संसद में एक बिल केंद्र सरकार लाने जा रही है और वो बिल ऐसा है कि 30 दिन किसी गंभीर मुकदमे में अगर 30 दिन किसी मंत्री, सीएम, पीएम, एमपी और एमएलए की गिरफ्तारी हो जाती है तो उस वक्त उसको पद से विमुक्त कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। मैं कहता हूं कि ये जो बिल लाने जा रही है इसमें एक मैलिफाइड इंटेंशन की वो आती है। यानी मैं तो ये कहता हूं कि सरकार को बिल लाना चाहिए कि भाई कोई भी एमपी, एमएलए, सीएम, पीएम, मंत्री जो भी है वो जिसके ऊपर मुकदमे कारित हैं
लगे हुए हैं 1-1, 10-10, उनको उस रेस से पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए, यानी उनको चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। गहलोत सरकार ने 4 अगस्त 2023 को नए जिलों की घोषणा करते हुए अलवर से अलग करके खैरतल तिजारा को नया जिला बनाया था। वहीं अब जिले का नाम बदलकर भर्तरी नगर करने का फैसला किया गया है। इसे लेकर एक और आंदोलन चल रहा है, वहीं दूसरी ओर अलवर के कुछ वकीलों ने निर्णय को सराहा। उन्होंने कहा कि भर्तरी बाबा अलवर के महान लोक देवता हैं और उनके नाम पर जिले का नाम रखना सराहनीय निर्णय है। इसे लेकर एडवोकेट ओमवीर यादव, तेजपाल सैनी और राजकुमार बख्शी ने विचार व्यक्त किए। भिवाड़ी जिला मुख्यालय सबसे बेहतर जिला मुख्यालय, क्योंकि हरियाणा सीमा टच है, वहाँ से गौ तस्कर अवैध गतिविधियाँ आती जाती रहती हैं, बॉर्डर इलाका है। तो मेरा मानना है कि संवेदनशील इलाका है, इसलिए भिवाड़ी जिला मुख्यालय होना मेरे हिसाब से पूरे ज़िले के हित में है। रही बात भर्तरी जी का नाम करने से, भर्तरी जी के सभी के आस्था केंद्र हैं, इसमें किसी को विरोध नहीं होना चाहिए। खैरतल तिजारा उसमें विवाद था, खैरतल अलग 30-40 किलोमीटर अलग जिला मुख्यालय था, तिजारा का उसके साथ नाम जोड़ा हुआ था। तो मेरा ये कहना है कि ना तो खैरतल की जनता खुश थी, ना तिजारा की जनता खुश थी, ना उस कंप्यूटर में वो नाम प्रॉपर आ पा रहा था। खैरतल तिजारा बहुत बड़ा डाटा था। अब भर्तरी हरि के नाम से पूरे अलवर ज़िले की आस्था थी और पूरे अलवर ज़िले के लोगों को इससे फ़ायदा होगा। और नाम से कुछ नहीं होगा, जिला मुख्यालय जहाँ रहेगा उसकी भौगोलिक स्थिति देखिए आप, वो सभी को फ़ायदा होगा, विकास होना चाहिए, नाम से कुछ नहीं होगा। उसका ज़िले का नाम बदलना चाहा और ये कहा कि भर्तरी नगर के नाम से हम इसको डेवलप करेंगे, बनाएंगे। और साथ के साथ जो भिवाड़ी को मुख्यालय बनाने की बात भी सरकार कर रही है, तो आम जनता जो वहाँ की है वो ये चाहती है कि हमारा जो शुरू से जो हमारा ऐतिहासिक नाम है खैरतल का, वो कायम रहे। और वहाँ पर वो चाहते हैं कि हमारी जो वहाँ के आसपास के कस्बे हैं उसका डेवलपमेंट हो, खैरतल का डेवलपमेंट हो, वहाँ पर रोज़गार के साधन पनपें, लोगों को रोज़गार मिले और शिक्षा का और स्वास्थ्य का बड़ा वहाँ पर काम जारी हो। लेकिन भाजपा सरकार का शुरू से ये काम रहा है कि किसी स्टेडियम का नाम बदलेंगे, किसी स्टेशन का नाम बदलेंगे या किसी ज़िले का नाम बदलेंगे। जो सकारात्मक बात है उसको न करके वो अपने तरीके से अपनी बात को वहाँ रखते हैं। जो अभी पिछली सरकार ने खैरतल तिजारा के नाम से ज़िला नया बनाया है, उसमें कार्यक्रम जो चल रहे थे पूरे शांतिपूर्वक चल रहे थे, परंतु जब से भाजपा की सरकार आई है इसमें अंदरूनी जो कार्यक्रम चल रहे हैं इनके, खैरतल का नाम भर्तरी नगर रखना और ज़िला मुख्यालय को भिवाड़ी ले जाना, ये दोनों विवादास्पद सवाल बीजेपी ने खड़े किए हैं, जो वहाँ की जनता में भारी आक्रोश है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उनका समर्थन करती है और भाजपा की इस प्रकार की नीतियों का विरोध करती है, क्योंकि भर्तरी नगर नाम रखने का खैरतल से कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि खैरतल में भर्तरी जी का कोई ऐतिहासिक ऐसा कोई कार्यक्रम या कोई इस प्रकार का कोई कारण नहीं रहा कि जिससे नाम भर्तरी रखा जाए। तो भर्तरी रखने का मेरा जो मानना है वो ये है कि वहाँ मेवात क्षेत्र भी जो लगता है उसके वजह से, यानी उसको डिवाइड करने के लिए, एक सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने के लिए ये धार्मिक नाम रखा जा रहा है, जिससे कि वहाँ की जनता का जो भाईचारा है उसमें जिस प्रकार का खेल बीजेपी करती आई है हिंदू मुस्लिम का, वो पैदा किया जा सके। वो आम जनता के लिए भी खतरनाक है और उस क्षेत्र के लिए भी स्थिति ठीक नहीं है। जिला मुख्यालय को जो भिवाड़ी ले जाने की जो बात ये कह रहे हैं, उससे वास्तव में जो खैरतल का विकास जो होना चाहिए था, बल्कि जो 20-30 किलोमीटर के जो भी गांव हैं उनका भी विकास संभव होता, परंतु अगर जिला मुख्यालय अगर भिवाड़ी जाता है वो बहुत ही गलत इस आम जनता के साथ में अन्याय होगा, न्याय नहीं होगा। जबकि भिवाड़ी तो एक ऑलरेडी विकसित क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र काफ़ी विकसित है, जहाँ विदेशी कंपनियाँ भी आ रही है, काम कर रही हैं लगातार, और बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। जबकि पूरी राजस्थान का जो भी इनकम सरकार को होती है वो भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र से ही सबसे ज़्यादा इनकम होती है, तो वो तो पहले से ही विकसित है। परंतु एक जो बैकवर्ड जो इलाका है अगर वो विकसित होता है तो ये आम जनता के लिए सुखदायी भी होगा और उनकी जो प्रोग्रेसिव जो होगी वो भी उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आज इस जो आंदोलन वहाँ की जनता कर रही है उनको पूर्ण समर्थन देती है और इस सरकार की जो इस प्रकार की जो नीतियाँ हैं उनका हम विरोध करते हैं।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। इसकी अंतिम तिथि 23 अगस्त है। राजकीय यशवंत स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि 2 और 31 अगस्त तक प्रवेश के लिए नामांकन भी जारी है। ऐसे में बोर्ड परीक्षा आवेदन तिथि बढ़ने की संभावना है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की 2025 की परीक्षाएं कक्षा 10 और 12 के आवेदन पत्र 23 अगस्त तक भरे जाएंगे, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही निदेशक महोदय ने प्रवेश तिथि जो थी हमारी वो बढ़ाकर अब 31 अगस्त कर दी है। इस कारण से संभावना ये है कि अब बोर्ड की डेट भी एक्सटेंड होगी, लेकिन अभी तक 23 अगस्त लास्ट डेट बोर्ड फार्म भरने की है कक्षा 10 और 12। कांग्रेस नेता एसआर यादव ने आरोप लगाया कि अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने चुनाव से पूर्व जनता से किए गए वादे पूरे नहीं किए हैं। साथ ही भाजपा द्वारा भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में किए गए वादे अधूरे हैं। इसके अलावा खैरतल तिजारा जिले का नाम परिवर्तन करके जनता को परेशान करने का काम किया है। इसी वजह से वहां बाजार बंद किए जा रहे हैं। यादव ने अलवर को एनसीआर से बाहर करने एवं संभाग बनाने पर जोर दिया। साथ ही राजस्थान में डीजल पेट्रोल पर टैक्स कम करने और पानी की पूरी व्यवस्था के वादे भी याद दिलाए। साथ ही कहा कि खैरतल तिजारा जिले का नाम बदलने से कोई फायदा नहीं होगा। में पिछले 4 दिन से लगातार मंडी बंद है, मुंडावर भी बंद रहा है, लोग आंदोलित हैं। मामला है कि जो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने जो खैरतल तिजारा का नाम बदलने जा रहे हैं और मुख्यालय चेंज किए जा रहे हैं, स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं, विशेषकर खैरतल और मुंडावर के। आप कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए पुष्पेंद्र जी, निश्चित तौर पे जो ये पर्ची की सरकार है राजस्थान प्रदेश में बचनलाल जी की, ये मदहोश हो चुकी है। मतलब ईगो पॉइंट के ऊपर आ चुकी। मन चाहे उस जगह का नाम चेंज करने में बड़ी माहिर हो गई। आप ये देखिए, जिस जगह का आप नाम बदली करते हो उसके इतिहास के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना ज़रूरी है। वहाँ की पब्लिक से भी राय लेना ज़रूरी है। वहाँ के नेताओं से पूछना ज़रूरी है। आपने पब्लिक को किस प्रकार से नकार दिया? पब्लिक की इच्छा ही नहीं है। जिस जिले का नाम आप करण कर रहे हो, भर्तरी नगर का तो क्राइटेरिया ही नहीं है। भर्तरी नगर करो ना अलवर का क्षेत्र है। अलवर के महाराज, अलवर की इतिहास के जो यहाँ फाउंडर हैं वो जूता मारेंगे। इसलिए एक और इशू मैंने सुना है, भैरोड़ और कोटपुतली का भी इनके विधायक जी ने कहीं रखी है, भूपेंद्र जी के पास सकते हैं। अब उसको भैरोड़ कोटपुतली का नाम लंबा है, तो फिर ये इतिहास ने क्यों बनाया था कोटपुतली और भैरोड़? उसका भी नाम चेंज करने की सोच रहे हैं। लेकिन खैरतल और आपका तिजारा का जो क्षेत्र है, वहाँ चंद्र प्रभु, वहाँ बहुत बड़े मुनि, जैन मुनि वहाँ तपस्वी बने, जो महाभारत काल से उसका तपस्वी बने हुए हैं, तो उसके नाम से ही रखते, और वो भी जनता से पूछ करके। ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है, मैं समझता हूँ। ये जो खैरतल और तिजारा की जनता है इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, जो कि आज काफ़ी दिन से वो स्ट्राइक पे हैं। पूरी खैरतल की मंडी जो पूरे देश में सबसे बड़ी मंडी है, वो पूरी मंडी के जो व्यापारी वो स्ट्राइक पे हैं। और ये भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा के अनुसार उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए प्रत्याशी राधा कृष्णन की जीत जरूर होगी। इसके लिए आरएसएस के कार्यकर्ता और अनुभवी व्यक्ति को टिकट दिया गया है। राधा कृष्णन को 2 बार लोकसभा के सदस्य सहित महाराष्ट्र के राज्यपाल आदि पदों का लंबा अनुभव रहा है। साथ ही इसके लिए जरिए दक्षिण भारत को भी मौका दिया गया है। इससे पहले उत्तर भारत से राजस्थान के जगदीप धनखड़ को अवसर दिया गया था। देश में उपराष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं। दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन भर दिया है। भारतीय जनता पार्टी से राधा कृष्णन को उम्मीदवार बनाया है। आपको क्या लग रहा है, कितने वोटों से जीतेंगे? क्या समीकरण रहेगा? क्या संभावना दिखाई दे रही है? पार्टी के वरिष्ठ नेता है, क्या कहना चाहिए? उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोट देते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के मिला के भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, तो जीत तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी की ही होगी और राधा कृष्णन जी
उपराष्ट्रपति बनेंगे। अब गणित के हिसाब से लगाएं, कम से कम 150-200 के बीच में जीते। तो साउथ को प्रतिनिधित्व दिया है दूसरी बार, उससे पहले नायडू वहाँ पे रह चुके हैं उपराष्ट्रपति। अब वो लगता है कि ये एक बहुत अच्छा प्रत्याशी का चयन किया है। साउथ तो जो दक्षिण भारत है उसको भी मौका मिलना चाहिए। साउथ को इसलिए दिया कि पहले इधर के बने थे उपराष्ट्रपति, राजस्थान के इधर साइड के, तो अब साउथ को मौका दिया तो पार्टी को फायदा होगा इससे। साउथ में पार्टी ज़्यादा कायगर होगी, ज़्यादा उसमें वोट मिलेंगे। सर काफ़ी अनुभवी हैं, राज्यपाल हैं, उससे पहले संसद सदस्य भी रहे। आपको लगता है कि वो अच्छे से सदन चला पाएंगे? हाँ, 2 बार तो लोकसभा सदस्य रहे, राज्यसभा सदस्य भी रहे, अनुभवी हैं। तो जिसको लोकसभा का अनुभव है वही राज्यसभा सदस्य। उधर पूर्व एमएलए ज्ञानदेव आहूजा के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में राधाकृष्णन को टिकट मिलने से आरएसएस कार्यकर्ताओं में खुशी है। उन्होंने एनडीए प्रत्याशी की जीत को तय बताया है। आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया है, क्या कहना चाहेंगे? आप भी आरएसएस से जुड़े रहे लंबे समय तक। मैं संघ का हूँ, राष्ट्रीय स्वतंत्र संघ हूँ। संघ के लोग कट्टर देशभक्त होते हैं। समाज को, हिंदू समाज को, सनातन धर्म को जागरण का काम करते हैं, उनको संगठन का काम करते हैं। हिंदू धर्म का जागरण, हिंदू शक्ति और हिंदू एकता का मतलब ये नहीं है कि हम मुसलमान ईसाई विरोधी हैं। हम किसी पंथ और संप्रदाय के विरोधी नहीं हैं। हम अपने समाज को एक कर रहे हैं और उनके एक स्वयंसेवक को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय मोदी जी तो संघ के स्वयंसेवक हैं ही, राष्ट्रीय स्वतंत्र संघ के प्रचारक भी रहे हैं, मैं भी प्रचारक रहा हूँ। अब उनको उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा है एक स्वयंसेवक को। इससे बड़े गर्व की बात नहीं है, इससे बड़े आदर्श और प्रेरणा की बात नहीं है। भारत माता की जय। सर भाजपा के प्रदेश प्रभारी जो है अग्रवाल जी, वो कह रहे हैं कि वो जाट हैं, आपका क्या कहना है? नहीं, वो जाट नहीं है, वो दक्षिण भारतीय है। और दक्षिण भारतीय है क्या नहीं है, मैं जातिवाद में पढ़ता नहीं, क्यों मैं जाति से ऊपर उठकर हिंदू रक्षा और गौरक्षा की बात। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने सरिस्का और सिलीसेट क्षेत्र के विकास पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस विकास में अवैध खनन और होटल बड़ी बाधा हैं, जबकि अदालत भी व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के लिए कह चुकी हैं। आहूजा के अनुसार जिलों के विभाजन के बाद अलवर से कई प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बाहर हो गए हैं। ऐसे में अलवर में औद्योगिक विकास के साथ पर्यटन विकास भी होना चाहिए। जिसकी लाइफ लाइन सरिस्का और सिलीसेट है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अलवर में जो औद्योगिक क्षेत्र थे वो अब चले गए खैरसर तिजारा जिला, बैरोड, शाजापुर, नीमड़ा। अब खैरसर जिला और तिजारा जिला भर्तृहरि अली बाबा भर्तृहरि जी के नाम पे हो गया है। ये मुझे बहुत खुशी हुई, मैं इसका विरोध नहीं करूँगा। और इसके साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जो लाइफ लाइन हमारे सिलीसेट और सरिस्का, उसको भी बर्बाद करने की कुछ षड्यंत्र, कुछ योजना चल रही है। माइंस वालों से, खनिज वालों से मिलके, जिन पर 92 खनिज पर प्रतिबंध लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने, मेरे पास उसके कागज और सबूत है। और सिलीसेट के आसपास होटल ही होटल, हाईकोर्ट 2 बार आदेश कर चुका कि इन होटलों को हटाएं, परंतु सिलीसेट भी बर्बाद हो रहा है, सरिस्का बर्बाद हो रहा है। राजस्थान सरकार को, केंद्रीय सरकार को इसको देखना चाहिए। राजस्थान रोडवेज के अलवर डिपो के मुख्य प्रबंधक सपना मीणा को निलंबित किए जाने की मांग उठ रही है। भारतीय मजदूर संघ की ओर से केंद्रीय बस स्टैंड पर दिया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। संघर्ष समिति से जुड़े खेमचंद सेन ने बताया कि मुख्य प्रबंधक सपना मीणा द्वारा कई मेडिकल अनफिट चालकों को रूटों पर भेजा जा रहा है। वहीं मजदूर संघ से जुड़े कर्मचारियों का एरियर नहीं बनाया जा रहा। उन्होंने अनेक कर्मचारियों के खिलाफ तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाने के आरोप भी लगाए। भारतीय मजदूर संघ जिला अलवर की ओर से आज बस स्टैंड अलवर पर धरने का लगातार दूसरा दिन है और ये धरना अनिश्चितकालीन रहेगा जब तक हमारी जो मांग है उनको पूरी नहीं हो जाती। हमारी मांग में रोडवेज की चीफ मैनेजर श्रीमती सपना मीणा को निलंबित किया जाए, क्योंकि वो
सरकार के नियम के विरुद्ध कार्य करती हैं। अभी भी जानकारी में आया है कि कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनका एरियर बिल कुछ एक का तो बना दिया, कुछ एक का नहीं बनाता है। हमने मालूम किया उनको क्यों नहीं बनाया, तो बताते हैं कि वो जो जिस आदमी का नहीं बनाया वो आदमी बीएमएस का है, बाकी सीएस का बना दिया है। और एक वो सुरक्षा कर्मी जो इनके होते हैं, हेड सुरक्षा हेड होता है, उनको बिगर आदेश के हटा दिया गया, जबकि बिगर आदेश हटाने के आदेश होते नहीं है, लेकिन तुगलकी आदेश देके और श्रीमती सपना मीणा जी ने उनको हटा दिया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तानाशाही रवैया अपनाती है। मेन बात यह है, भारतीय मजदूर संघ श्रीमती सपना मीणा से इसीलिए नाराज है कि तानाशाही रवैया से वो काम करती है और वो बीएमएस को पसंद नहीं है। अलवर के मुक्केबाजों ने दबदबा कायम करते हुए स्कूली बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 14 स्वर्ण सहित 29 मेडल जीते हैं। कोटपुतली बहरोड जिले में आयोजित वेस्ट जोन सीबीएसई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में यह प्रदर्शन सामने आया। अलवर ने कुल 14 स्वर्ण, 7 रजत एवं 8 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। इस प्रतियोगिता में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दमन दीव के लगभग 750 खिलाड़ियों ने भाग लिया। स्वर्णिम रजत पदक विजेता मुक्केबाज राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेंगे। वहीं विजेता खिलाड़ियों के सम्मान में इंदिरा गांधी स्टेडियम एवं रॉयल एकेडमी स्कूल में समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रॉयल एकेडमी स्कूल के डायरेक्टर सूर्यवीर सिंह रहे। इस अवसर पर जिला मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष दिनेश भार्गव, सचिव देवेंद्र सिंह रावत, संयुक्त सचिव भूपेंद्र सिंह राठौड़, अजीत यादव, कोच संजीव शर्मा, दीपक प्रजापत और मनीष सैनी आदि की मौजूदगी रही। वोट चोरी के आरोप लगाते हुए अलवर में कांग्रेसियों ने मशाल जुलूस निकाला। युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव संदीप ओला सहित विभिन्न पदाधिकारी इस दौरान शामिल हुए। वहीं एनएसयूआई प्रदेश महासचिव रामराज मीणा, राजपाल यादव आदि की भी मौजूदगी रही। इसके अलावा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा, प्रवक्ता रिपु दमन गुप्ता और राम प्रकाश शर्मा उपस्थित रहे। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने अपनी षड्यंत्रों से लोकतंत्र पर प्रहार किया है। इसे लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में संघर्ष जारी है। देखिए, भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा आज पूरे देश के अंदर जो निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से वोटों की चोरी की गई, वो लोग जो जिन्हें निर्वाचन आयोग ने मृत दिखा दिया, लेकिन वो हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल जी गांधी के साथ चाय पी रहे। निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी की एक बी टीम मिलकर काम कर रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने इनको फटकार लगाई। बिहार के अंदर, कर्नाटक के अंदर और राजस्थान के अंदर भी पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से इन्होंने वोटों की चोरी की, पूरे देश का युवा इसके खिलाफ खड़ा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूरे देश के अंदर विरोध का सामना करना पड़ा है। आज युवा कांग्रेस ने हमारे होप सर्कस से लेके और शहीद स्मारक तक मशाल जुलूस निकाला है और भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध किया। ये हमने होप सर्कस से लेके भारतीय युवा कांग्रेस का जो देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है माननीय राहुल गांधी जी के लिए, जो उन्होंने एक मुद्दा उठाया है देश के अंदर कि वोट चोरी का, उसको लेके आज हमने हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे होप सर्कस से लेकर शहीद स्मारक तक युवा साथियों के साथ इस जुलूस को निकाला है शांतिपूर्ण तरीके से। अगर ये सरकार इस चीज पे ध्यान नहीं देती है तो ये आंदोलन उग्र होता जाएगा। आगे आगे हमारे नेतृत्व के मेन नेतृत्व के जो आदेश हमें मिलते रहेंगे उसके तहत हम काम करते रहेंगे। भारत स्काउट गाइड के नजर बगीचे स्थित जिला मुख्यालय पर गुरुवार से स्काउट और रोवर के लिए राज्य पुरस्कार प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गए। इसके अलावा रोवर निपुण के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की गई है। इन शिविरों में करीब 100 स्काउट और रोवर भाग ले रहे हैं। प्रभारी सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि कैंप 5 दिन तक चलेगा। जिला स्तरीय एक कैंप हो रहा है जिसमें स्काउट और रोवर दोनों के हैं। इसमें स्काउट का राज्य पुरस्कार और रोवर का राज्य पुरस्कार और रोवर का निपुण कैंप, तीनों कैंप एक साथ चलेंगे। कब तक चलेगा? ये आज से शुरुआत है इसकी और 5 दिवसीय ये कैंप है। 25 तारीख को समाप्त होगा। क्या क्या सिखाया जाएगा इसमें? स्काउटिंग के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उन पर बच्चों को सिखाया जाएगा। बच्चे किस तरह से अपने सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व होकर के समाज की सेवा कर सकते हैं वो बताया जाएगा। फर्स्ट एड है, पायनियरिंग है, इस तरह के टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उनके बारे में बच्चों को बताया जाएगा। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी,
कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, V स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। मेरे सारे पल छिन सारे दिन तरसेंगे, सुन ले तेरे बिन। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले, कहना मेरा
मेरा लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। मोरिया 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 रे पप्पा, मोरिया 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 रे, मोरिया 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 रे पप्पा, मोरिया 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 रे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। राजगढ़ उपखंड अधिकारी सीमा मीणा को ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमण के आरोप लगाए गए हैं। ज्ञापन के अनुसार नारायणी धाम परिसर एवं महिला पुरुषों के कुंडों पर भी भूमाफिया गिरोह द्वारा जबरन कब्जा कर मोटी राशि वसूली जा रही है। इन राशि लेकर किराए पर दिया जा रहा है। राजगढ़ में बलदेवगढ़ पंचायत में नारायणी धाम का ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल मौजूद है। बलदेवगढ़ और शालूता सहित आसपास के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को राजगढ़ पंचायत समिति की वीसी बैठक के दौरान यह शिकायत की। साथ ही अतिक्रमण को लेकर टहला तहसीलदार पर लापरवाही के आरोप लगाए। उन्होंने नारायणी धाम परिसर एवं कुंडों को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग उठाई। सैनी समाज द्वारा सामूहिक विवाह परिचय सम्मेलन बांसुर स्थित दयाल वाली गली में सैनी महासभा भवन में आयोजित होगा। यह सम्मेलन 23 अगस्त को शाम 4 बजे किया जाएगा। सामूहिक विवाह समिति के अध्यक्ष बबलू बबीरवाल के अनुसार कोटपुतली बहरोड जिले का छठा सैनी सामूहिक विवाह समारोह 2 नवंबर को कोटपुतली में होना है। इसी क्रम में बांसुर ब्लॉक का सामूहिक द्वितीय परिचय सम्मेलन 23 अगस्त को आयोजित होगा। वहीं सैनी महासभा बांसुर के पूर्व अध्यक्ष सुरेशचंद सैनी ने बताया कि इसी दिन मासिक बैठक भी होगी। मालाखेड़ा थाने के 5 पुलिस कर्मियों के खिलाफ लीली गांव के युवक ने एसपी को परिवाद सौंपा है। ग्रामवासी विवेक राघव के अनुसार यह पुलिसकर्मी उसके घर में घुस आए और अभद्र व्यवहार किया। इसके अलावा उसकी गर्भवती पत्नी को धक्का मारकर गिरा दिया। साथ ही विवेक को जबरन गाड़ी में बैठा कर ले गए, लेकिन रास्ते में ही उतार दिया। घटना के बाद पीड़ित की पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ गई। ऐसे में एसपी को अवगत करवाकर कार्रवाई की मांग की गई है। गौरतलब है कि अरावली विहार थाने के एक अधिकारी पर भी नयाबास में घर में घुसकर महिलाओं के साथ अभद्र बर्ताव के आरोप लगे थे। शाम को लगभग 5-1 बजे से मालाखेड़ा थाना से 4-5 आदमी मेरे घर पे आया पुलिस वाला, और सीधा मेरे भीतर घुस के नहीं, मैं सो रहा कमरा में, मुझको सोता को खड़ो करके चल चल लोग थाने चल। फिर मेरी बैरबानी ने उनसे पूछा था चिगरी भाई कई बात है, क्यों लेर के नहीं जा रहे हो, कई कांड कर दियो, काचू बता तो जाओ। तो बैरबानी के साथ धक्का मुक्की कर बैरबानी पटक दी नीचे। बैरबानी मेरी पेट से है, लगभग 6-7 महीने का बच्चा है पेट में, उसके पेट में चोट आई है, और मेरे को वो थाने वाले पकड़ के और लेके गए, और फिर उन्होंने मेरे को थाने भी नहीं ले जाया, आधे रास्ते में ही छोड़ दिया। और फिर मैंने घर आके देखा मेरी बैरबानी की हालत ख़राब है, उसको ले जाकर मैंने हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मेरी बैरबानी अस्पताल में भर्ती है, और थाने वाले मतलब मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कहने का मतलब महाराज जयसिंह के शासन काल में बनवाया गया जयसमंद बांध करीब 20 वर्षों से मानसून की बेरुखी के कारण पानी के लिए तरस रहा है। वहीं वर्तमान में सूखे पड़े बांध के पेटे में काश्तकार प्याज और बाजरे की खेती कर रहे हैं। गौरतलब है कि यदि रूपारेल नदी का पर्याप्त पानी जयसमंद तक पहुंचे तभी यह बांध भरता है। सिलिसेट पर चलने वाली चादर भी इसमें मदद करती है, लेकिन इस वर्ष भी जयसमंद बांध के कुछ गड्ढे ही बरसात के पानी से भर पाए हैं और गेज तक भी पानी नहीं पहुंचा है। जयसमंद बांध में पानी की अच्छी आवक की स्थिति में आसपास के क्षेत्र में भूजल स्तर भी बढ़ता है। साथ ही अलवर में पानी की आपूर्ति में मदद मिलती है, लेकिन अब जयसमंद बांध स्वयं भी पानी के लिए तरस रहा है। स्थानीय निवासी नेतराम गुर्जर और राजेश सैनी का कहना है कि वर्ष 1996 में बांध की चादर चली थी और पानी उमरेण गांव तक भर गया था, लेकिन उसके बाद लगातार मानसून कमजोर होता जा रहा है। जयसमंद बांध में हाल सूखा, बिल्कुल सूखा नृत्य है, पानी का टोपा भी नहीं है। सन 96-97 में जयसमंद बांध भरा था, बहुत अच्छी बरसात हुई थी, चारों तरफ पानी पानी हो गया था। आज ऐसी कंडीशन है जयसमंद बांध में कि एक बूंद पानी को पीने के लायक भी नहीं है। बरसात का मौसम 3-4 सालों से ऐसा मानसून आ रहा है जो बरसात पूर्ति हो नहीं रही, नदी नाले बिल्कुल आते नहीं है। अब के नटने के बारे से एक बूंद पानी जयसमंद बांध में आई नहीं और सारा बांध खाली पड़ा है। महाराज जयसिंह महाराज ने बनवाया था, बहुत बड़ा बांध है, सिलीसेट का बांध तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, कितना बड़ा बांध है। लेकिन ऐसी परिस्थिति है कि आज जयसमंद बांध में पशुओं को पीने के लायक पानी भी नहीं है। मैं राजेश सैनी है नाम, और मैं जयसमंद बांध के बारे में बताना चाहूँगा। जयसमंद बांध जो है अलवर की कभी शान हुआ करता था। यहाँ पे इतना ज़बरदस्त पानी भरा रहता था। अलवर की पेयजल की समस्या जो आज बनी हुई है, लेकिन इसके लबालब जब भरा हुआ रहता था तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ की स्थिति थी। और
आज मानसून की बेरुखी होने के कारण इस बांध की स्थिति दयनीय बनी हुई है। यहाँ पर जगह जगह इस बांध में खेती की जा रही है, पूरा बांध सूखा पड़ा है। कभी की स्थिति है कि बांध की ऊपर चलती थी, लोग उस ऊपरा में बहुत दिनों तक आने लेते थे और उस बांध के पानी से आगे तक नहर निकलती थी कि जो कि बहुत ही अच्छी लगती थी, जिसके कारण यहाँ का पेयजल स्तर बहुत ही अच्छा हुआ था। अलवर शहर की इससे बहुत अच्छी बनी हुई थी। अकबरपुर ग्राम पंचायत की मूर्ति कॉलोनी में नलों में पानी नहीं आने से क्षेत्रवासी परेशान हैं। उन्हें टैंकर मंगाकर पानी की पूर्ति करनी पड़ रही है। इस पंचायत में जल जीवन मिशन योजना के तहत सरकार द्वारा हर घर में नल कनेक्शन करवाए गए थे, लेकिन कस्बे की मूर्ति कॉलोनी में लगभग 10 दिनों से पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है। कॉलोनी वासी बाबूलाल यादव ने बताया कि संबंधित विभाग सिर्फ आश्वासन दे रहा है। वहीं महिला मनोहरी देवी के अनुसार करीब 40 घरों के लोग टैंकर मंगवाने को मजबूर हैं। इसके बावजूद टूटी हुई पाइपलाइन को दुरुस्त नहीं करवाया जा रहा है। 10 दिन हो गए, पानी की बड़ी समस्या आ रही है। टैंकर मंगाते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी यूज करते हैं। अब ऐसे कैसे पार पड़ेगी? बोलते हैं नलवाड़े से, तो नलवाड़ा नू कहता है भाई कराएंगे ठीक उसको। तो बताओ ऐसे थोड़ी पार पड़ेगी? कब तक टैंकर मंगाएंगे, कब तक हम वो करेंगे? पैसे इनसे वैसे गिराते हैं पानी। ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा परेशानी है, इतनी परेशानी है हद से ज्यादा। का पानी आया ही नहीं, पता नहीं कोई टैंकर मंगाते हैं। टैंकर मंगा कर अपना काम चला रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए, कोई जेसीबी से वो वाल तोड़ दिया बताया, कोई ध्यान ही नहीं देता। सरपंच साहब को भी कह दी और भी डीएन को भी बता दिया, लेकिन कोई वो कार्रवाई नहीं। आज 10 दिन हो गए, सब मोहल्ला पूरा परेशान है पानी के बगैर। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगातार मौसमी बीमारियों के पीड़ितों में इजाफा हो रहा है। यहां आउटडोर मरीजों की दैनिक संख्या 350 से ऊपर पहुंच गई है। अकबरपुर क्षेत्र मलेरिया, डेंगू और स्क्रब टाइफाइड जैसी बीमारियों के लिए अति संवेदनशील माना जाता है। चिकित्सा विभाग द्वारा फोगिंग आदि उपाय भी किए जा रहे हैं। उधर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि वायरल के रोगी इन दिनों अधिक संख्या में आ रहे हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। उन्होंने इस मौसम में अधिक पानी पीने, आसपास साफ सफाई का ध्यान रखने और पानी इकट्ठा नहीं होने देने की सलाह दी है। इस टाइम खांसी जुकाम बुखार के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं और कुछ मरीज उल्टी दस्त के आ रहे हैं। तो इस टाइम तो वायरल फीवर के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। तो सभी की जांचें वगैरह करा के सभी को दवाइयाँ वगैरह दी जा रही हैं। इस तरह से मरीजों को ये है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और बाहर का कुछ नहीं खाएं। और वहीं अकबरपुर क्षेत्र में गुरुवार दोपहर बाद रिमझिम बरसात से मौसम सुहावना हो गया, साथ ही उमस भरी गर्मी से निजात मिली है। उधर बच्चों ने बरसात में नहाने का लुत्फ उठाया। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और दोपहर बाद रिमझिम बरसात देखने को मिली। हालांकि अच्छी बरसात का इंतजार है और इससे बाजी की फसल को भी फायदा पहुंचेगा। नटनी का बारा देव मंदिर पर रात्रि विश्राम के बाद गुरुवार सुबह भगवान देवनारायण ध्वज यात्रा जोधपुरिया धाम के लिए रवाना हुई। इस मौके पर भक्तों ने ध्वज की पूजा अर्चना की और भेंट चढ़ाई। वहीं क्षेत्रवासियों ने रूपा रेल पुल के मुहाने पर बुलडोजर पर चढ़कर पुष्प वर्षा की और भगवान देवनारायण के जयकारे लगाए। मंदिर कमेटी अध्यक्ष प्रेम पटेल ने बताया कि 24वीं ध्वज यात्रा दिल्ली से रवाना हुई थी। वहीं ध्वज यात्रा के साथ आए धीर सिंह के अनुसार इसके जरिए गुर्जर समाज की एकता दिखाई देती है। इस मौके पर तोताराम, मायाराम, विक्रम पटेल, कृष्णा, सतीश, अजीराम, अशोक, कमलेश, देव सिंह और राजेश आदि उपस्थित रहे। ये पदयात्रा हमारी जोधपुरिया धाम को ले जाती है। ये 24वीं पदयात्रा है। हमारी विशाल पदयात्रा दिल्ली से स्टार्ट होकर, अलवर से स्टार्ट होकर, ये टुकड़ों में हमारी जो नहीं जाती यात्रा, ये एक साथ जाती है। हमारी यात्रा में शांतिपूर्वक यात्रा निकालते हैं हम। एक लाइन में चलना, एक तरह के कपड़े पहनना, एक तरह रहना। हमको ये व्यवस्था हमारे समाज की है कि शांतिपूर्वक यात्रा दिखाना चाहते हैं। हमारे समाज कि हमारी समाज में कहते हैं कि भाई गुर्जर समाज इस तरह की है। हमारे गुर्जर समाज एक बिल्कुल शांति यात्रा निकालना चाहते हैं। विशाल यात्रा का जो रूप ले रखा है, जो जोधपुर तक पहुंचते 3 लाख 3.5 लाख पब्लिक हो जाती है और जोधपुर धाम जाके वहाँ तो अथाह भीड़ होती है जिसका कोई ओर नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे समाज का कोई ऐसा ना करे कि जो कहे भाई हम ये उत्पात करते हैं, न किसी गाड़ी वाला को उत्पात हम ऐप करते हैं, ने हाथ में डंडा रखते हैं। हम तो केवल हाथ जोड़ के ही अपनी विनती करते हैं कि देव महाराज के हम जा रहे हैं साहब और शांतिपूर्वक जा रहे हैं। शांतिपूर्वक समझ जाती है। हमारी जाति इस तरह की नहीं है कि जो जैसे कहते हैं गुर्जर समाज इस तरह का हालत करती है। केवल जो हमारा उद्देश्य है केवल समाज को जोड़ना है, समाज को एकजुट से रखना। हमको 24वीं देवनारायण भगवान की पद यात्रा
दिल्ली लाल किले से स्टार्ट होकर के देवधाम जोधपुरा जाएगी, जिसके तहत आज हमारे यहाँ नटनी का बारा देव मंदिर के अंदर रात्रि विश्राम था और सारे देव भगत हमारे इलाके की और अपने अपने इलाके की खुशहाली मांग करके और आगे बढ़ रहे हैं। देव महाराज इनकी इच्छा पूर्ति करे, जो ये मनोकामना मान कर आए वो भी इनकी पूरी करे और पूरा इलाका खुश रहे, अच्छा रहे, अच्छी पैदा हो और आगे बढ़े। देव महाराज से हम ये अरदास करते हैं कि देव महाराज हम पर कृपा रखना, सब देव भक्तों पर कृपा रखना, जिससे कि हमारे इलाके का पूरा विकास हो सके। देव महाराज सब पर कृपा। और वहीं गुर्जर समाज के आराध्य भगवान देव नारायण के दर्शन के लिए जोधपुरिया धाम के लिए पदयात्री रवाना हो गए हैं। इनमें अलवर और मालाखेड़ा के श्रद्धालु भी शामिल हैं। माधोगढ़ बस स्टैंड पर श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने देवनारायण बाबा के भजनों पर सत्संग और नृत्य भी किया। पदमचंद गुर्जर, छोटेलाल गुर्जर, निहाल सिंह सहित अन्य लोगों के अनुसार पदयात्रियों का गुर्जर समाज सहित सर्व समाज की ओर से स्वागत किया जा रहा है। खैरतल तिजारा जिले का नाम बदलने को लेकर गुरुवार को 5वें दिन भी बाजार बंद रहे। वहीं जिला बचाव संघर्ष समिति द्वारा संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष ओम प्रकाश रोधा, व्यापार समिति अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता और विक्की चौधरी के नेतृत्व में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। बिजलीगढ़ चौराहे स्थित शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद शुरू हुई यह रैली अम्बेडकर चौराहे पर पहुंची। इसमें शामिल लोग नारे लगाते हुए नजर आए। व्यवस्था के लिए पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। इस मौके पर विधायक दीपचंद खैरिया, पूर्व प्रधान रोहतास चौधरी, शिवचरण गुप्ता, पंकज रोधा, गिरीश डाटा, निक्की प्रजापत, श्यामलाल शर्मा, रामचंद्र कामरेड और प्रहलाद गोयल आदि मौजूद रहे। खैरतल जिला मुख्यालय पर अब डीजे कोर्ट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को लक्ष्मीनारायण मंदिर प्रांगण स्थित भवन में शिफ्ट किया जा रहा है। इसके तहत बुधवार को नगर परिषद सभापति हरीश रोधा सहित डीईओ और नगर परिषद जेईन मोतीलाल वर्मा ने लक्ष्मीनारायण मंदिर में स्थित भवन का निरीक्षण किया। साथ ही गुरुवार से डीईओ को शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया। सभापति रोगा के अनुसार हरसोली रोड स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जिला डीजे कोर्ट खोलने की प्रक्रिया जारी है। खैरतल तिजारा सीएमएचओ डॉक्टर अरविंद गेट की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मौसम बीमारियों को देखते हुए सघन अभियान चलाने का निर्णय लिया। इसके तहत मेडिकल टीम घर घर जाकर कंटेनर एवं कूलर चेक करेगी। साथ ही जल भराव वाले स्थलों को खाली करवाकर टेमीफोस दवा डाली जाएगी। उन्होंने किसी व्यक्ति के बुखार या अन्य किसी संक्रमण से पीड़ित होने पर तुरंत मेडिकल टीम से संपर्क की बात भी कही है। बैठक में डॉक्टर रूपेश चौधरी, डॉक्टर सुहालाल, डॉक्टर पूर्ण मीणा आदि उपस्थित रहे। खैरतल पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी मनीष चौधरी ने साइबर थाने का उद्घाटन किया। इससे पहले पूजन भी किया गया। वहीं साइबर थाने का इंचार्ज किशनगढ़ बास डीएसपी राजेंद्र निर्वाण को बनाया गया है। इस मौके पर एडिशनल एसपी रतनलाल भार्गव, दिनेश मीणा और स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। आज खैरतल तिजारा जो पुलिस डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर साइबर थाना जो है उसका शुभारंभ किया गया है। और जैसा कि आपको पता है कि इस एरिया में साइबर क्राइम जो है काफ़ी मात्रा में जो है काफ़ी केस रजिस्टर होते हैं साइबर क्राइम के। उन्हीं सब के ऊपर जो एक स्पेसिफिक अप्रोच रहे, एक डेडिकेटेड टीम उसके ऊपर काम करे और जो भी साइबर क्राइम से रिलेटेड मुकदमे हैं उनके ऊपर एक स्पेशल हम जो है स्किल डेवलप करना, एक टीम डेवलप करना चाहते हैं कि जो उनका खुलासा जल्दी से जल्दी करे। और जो भी नए तरीके के जो आईटी रिलेटेड जो क्राइम्स आ रहे हैं उनका भी वो एनालिसिस, और जैसे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड क्राइम हो गए या आईटी एक्ट से रिलेटेड क्राइम हो गए, तो यही सारे जो है इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम द्वारा जो थाना जो खोला गया है उसके द्वारा किए जाए। तो पीड़ित की तरफ से क्लियर कट डायरेक्शंस हैं। वहाँ पे एक निर्धारित मात्रा से ऊपर का जो भी साइबर क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम जो होता है वो साइबर थाने में दर्ज होता है। और जो दूसरे तरीके के जो छोटे मोटे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या नॉन फाइनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शंस हैं जो वो थानों पे ही दर्ज होंगे। यहाँ बड़ी जो जिसमें बड़ा ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो या फिर ये हमारे लेवल पे भी, एसपी लेवल पे भी डिसाइड करने का है कि हम नॉर्मल केसेस जिनके अंदर सपोज बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई हो।
खैरतल तिजारा में एडीएम शिवपाल जाट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जन सुनवाई गुरुवार को आयोजित की गई। इसमें 65 प्रकरण प्राप्त हुए। एडीएम ने परिवादों को सुना और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान शिवाचक भूमि पर अतिक्रमण, पटवारी के रवैये, राशन कार्ड में नाम जुड़वाने, अतिक्रमण और जल जीवन मिशन आदि को लेकर परिवाद प्राप्त हुए। वहीं जन सुनवाई के दौरान कोषाधिकारी सुरेश कुमार बंसल, सहकारिता विभाग अधिकारी वेद प्रकाश सैनी, अधीक्षण अभियंता धर्मवीर यादव और अधिशासी अभियंता आदेश यादव आदि उपस्थित रहे। भिवाड़ी में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर ने औद्योगिक इकाई संचालकों और संगठनों के साथ संवाद किया। उन्होंने सीईटीपी भिवाड़ी, बीड़ा और नगर परिषद द्वारा संचालित एसटीपी का निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय अधिकारी अमित जोयाल और मंडल के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हुए। संवाद के दौरान औद्योगिक संगठनों ने जलभराव, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण जैसी समस्याओं को उठाया। उधर डॉक्टर सुरपुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार उद्योगों की समस्याओं के समाधान और औद्योगिक विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। भिवाड़ी क्षेत्र की चौपान की पुलिस ने 50 लाख की स्मैक जब्त कर 2 तस्कर गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने अजमेरी गेट नाके पर की गई चेकिंग के दौरान 259 ग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस के मुताबिक रात को बाइक पर सवार 2 युवकों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने भागने की नाकाम कोशिश की। एसएचओ नाथूलाल ने जाब्ते के साथ पीछा कर दोनों को दबोच लिया। बाइक पर पीछे बैठे युवक की जेब से 259 ग्राम स्मैक बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बुराड़ी दिल्ली निवासी कमल और कुलदीप के रूप में हुई है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि आरोपी दिल्ली से स्मैक लाकर भिवाड़ी गुरुग्राम क्षेत्र में सप्लाई करने की फिराक में थे। जिले की टीम को लगाकर एक प्रभावी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें हम आपको बता दें कि करीब 40 मुलजिम हमने गिरफ्तार किए हैं, जिसमें 7 मुकदमे ऐसे हैं जो हमने प्रोएक्टिवली साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है 7 मुलजिमों के खिलाफ। उसके अलावा ये बता दें कि ये जो मुलजिम हैं इन्होंने करीब पिछले 3, 4, 5 महीनों में ही करीब 50 लाख रुपए का देश भर से फ्रॉड का अमाउंट इकट्ठा किया था, जो कई तो इसमें से रुपए इन्होंने खर्च कर दिए, कुछ रुपए जो इनके पास हैं उसकी जब्ती की कार्रवाई चल रही है। आपको ये भी बता दें कि इनमें से एक मुलजिम तो खुद ऐसा है जिसने 11 लाख रुपए अकेले के कमाए हैं इस साइबर फ्रॉड के जरिए कुछ पिछले 3-4 महीनों में। इनके खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ ये भी बताएं आपको कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान जो हमने रेड्स मारे उसमें 2 ऐसे प्रकरण जो आपके गोवंश के तस्करी और गोवंश की गोकसी को लेकर होती है, उसमें हमने 2 प्रकरणों में 5 मुलजिम को गिरफ्तार किया है। हमने अन्य स्टेट से जो FIR आए थे साइबर क्राइम के, उसमें भी मदद करते हुए बंगाल पुलिस को हमने कुछ मुलजिम गिरफ्तार करके दिए हैं। इसके अलावा जो ऐसे व्यक्ति हैं जो आदतन जुआ और इस तरह की अपराध करते हैं, उनके ऊपर भी प्रभावी कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया। पेड़ लगाओ वन बचाओ महाअभियान के तहत एलपीएस विकास संस्थान ने कुलाना वाले हनुमान जी के नवनिर्मित परिसर में बरगद और पीपल के पौधे लगाए। यहां हाल ही में पौधरोपण भी किया गया था। प्रकृति प्रेमी राम भरोसे मीणा के अनुसार युवाओं को अपने पूर्वजों के नाम पर इन पौधों की देखभाल की शपथ दिलाएगी। वहीं महेश चंद मीणा ने युवा संगठन के माध्यम से सहयोग करने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर बलराम मीणा, पूरण, जयराम, हरीश यादव, ब्रजेश और शोपाल मीणा ने पौधों को गोद लिया है। अलवर शहर स्थित ओसवाल जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 60 बच्चों की जान गुरुवार को उस समय खतरे में पड़ गई जब एक ड्राइवर नशे में बस को चलाने लगा। 10 किलोमीटर की दूरी में 3 से 4 जगहों पर बस से एक्सीडेंट होते होते बचे। यह देखकर स्कूल के बच्चे चिल्लाने लगे और फोन कर परिजनों को बुलाया। उसके बाद स्कूल बस अम्बेडकर सर्किल के निकट मुख्य रोड के बगल में रुकने पर चालक पर बच्चों और अभिभावकों का आक्रोश फूट पड़ा, लेकिन ड्राइवर मौका देकर भाग गया। वहीं मौके पर परिजनों ने हंगामा किया। मौजूद दीपक और अनिल गुप्ता के अनुसार दोपहर 2 बजे छुट्टी के बाद रोजाना आने वाली स्कूल बस की जगह लोक परिवहन बस भेज दी गई। इसके चालक ने शराब पी रखी थी, इस वजह से यह पूरा वाकया सामने आया। जानकारी मिलने पर स्कूल स्टाफ मौके पर पहुंचा और दूसरी बस में बच्चों को रवाना किया गया। बस निकली है, बच्चों को लेके निकली है, ठीक है जी। 4 जगह तो उसने एक्सीडेंट करते करते बचा है वो, ठीक है। और लड़कियों को छेड़ रहा है कि तुम कैसी हो, ये XYZ ऐसे बोल रहा है। एक बच्चा उससे भिड़ा है, हाथापाई भी हुई है और अब दारू पी के वो हमसे लड़ रहा है उल्टा। और ये मालिक घूम रहे हैं गाड़ी के, ये बस के मालिक है ये। हाँ जी हाँ करते हैं, हम कुछ करते हैं, मतलब आश्वासन कोई भी नहीं है।
बच्चों को बिना चेक करे हुए बस ड्राइवर ने दारू पी रखी थी, बिना चेक करे हुए इन्होंने निकाल दिया है बस को, और 3 जगह भिड़ के आई है और ड्राइवर फरार है। मास्टर ये बोल रहे हैं हमने कोई वो नहीं करा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। शराब फुल सेट था, 3 जगह भिड़ा के लेके आया है, बस वो खड़ी है। ओनर ये बोल रहा है अभी ड्राइवर बुला रहा हूँ, पल्ला झाड़ के जा रहा है। मास्टर भी यही बोल रहा है कि हमने चेक करके भेजी है, लेकिन चेक नहीं करी है, बस बाहर से ही भर के ऑल रोड आई है। ये एक्सीडेंट भी करके आया बच्चे के एक के पहले। बच्चे ने फोन किया था मुझे तो कि पापा आ जाओ कि ड्राइवर मारा कुटी कर रहा है, और दारू पी रखी उसने। और मैं यहाँ के आया तो बच्चों में ड्राइवर पूछा तो ड्राइवर मुझे मारने लग गया। तो ये बात हुई तो मेरे सामने तो बच्चे नशे में और भग गया वो ड्राइवर। अब मुझे तो पता नहीं है, अब करके आया होगा एक्सीडेंट ये। अलवर जिला वैश्य महासम्मेलन समिति ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। साथ ही केंद्र सरकार से मांग की कि उनकी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाए। अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता, भट्टेवाली, महामंत्री राधारमण विजय एवं समस्त कार्यकारिणी ने यह मांग उठाई। साथ ही कहा कि आरोपी को कठोर सजा दी जाए। गौरतलब है कि दिल्ली में सीएम जब परिवादियों से मिल रही थी तो एक युवक ने हमले का प्रयास किया था। उधर हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह हमलावर जन सुनवाई के दौरान अचानक चिल्लाने लगा और सीएम को थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना के बाद अनेक भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि हमला जन सुनवाई को प्रभावित करने की कोशिश है। आरोपी व्यक्ति की पहचान गुजरात के राजकोट निवासी 41 वर्षीय राजेश भाई खिमजी सकरिया के रूप में हुई है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के अनुसार जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हमेशा की तरह जनता से बात कर रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति उनके पास आया, कुछ कागज दिए और अचानक उनका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की। इस दौरान थोड़ी धक्का मुक्की हुई, वहीं लोगों ने उसे पकड़ लिया। उधर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद अब उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा से बढ़कर जेड+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। वहीं हमलावर के आवास पर जब कुछ मीडियाकर्मी पहुंचे तो पता लगा कि वह पशु प्रेमी है। साथ ही लोगों से श्वानों और गायों के लिए रोटियां भी जमा करता था। इसके अलावा श्वानों को शेल्टर्स में रखे जाने और अन्य निर्देशों को लेकर हाल ही में आए फैसले से आक्रोश में था। हालांकि पुलिस ने इस घटना के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। बीजवा अलवर में शिवयोग आरोग्य रक्षा केंद्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। विश्व प्रसिद्ध मानसिक स्वास्थ्य रिसर्वर एवं शिव योग आचार्य डॉक्टर ईशान शिवानंद ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बेहतर शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं गांवों में भी उपलब्ध करवाना हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बीजवा में शिव योग आरोग्य रक्षा केंद्र शुरू किया गया है। गुरुवार को इसका उद्घाटन किया गया। डॉक्टर ईशान ने कहा कि उनके गुरु बाबा अवधूत शिवानंद का कहना है कि समाज को बदलने के लिए भारतीय प्राचीन ज्ञान आधारित हेल्थ केयर अप्रोच को इस्तेमाल करना होगा। वहीं अमेरिका से आए कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राज एस शाह और डॉक्टर बिंदु कुमार कासपुड़ा ने भी विचार रखे। उधर शिवयोग साधक जय गुप्ता ने बताया कि पहले दिन 150 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य की जांच करवाई। इस केंद्र में 5 ओपीडी हैं, जिनमें सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक लोग स्वास्थ्य सेवाएं ले सकेंगे। एक देश उतना ही स्वस्थ है जितना उसके देशवासी स्वस्थ हैं, और अगर हम एक देश की नब्ज को पकड़ते हैं तो उसके ग्रामीण लोग हैं। और हमारा ये उद्देश्य है कि जो सबसे आधुनिक यंत्र हैं, आधुनिक चिकित्साएं हैं, जो कि साधारण ही उपलब्ध है शहरों में, वो हम गांव-गांव तक पहुंचाएं, ताकि हर एक बच्चा, जो टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन हमारी सरकार ने उत्पन्न किया है हमारे देश में। अलवर जिले के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। यहां शेरे पंजाब ढाबे के पास एक ट्रक ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी। इसके चलते बाइक पर सवार महिला राजन जाटव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका बेटा विनोद गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल विनोद को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। मृतका के भतीजे सतीश कुमार ने बताया कि राजन जाटव अपने बेटे विनोद के साथ अपने पोते को शिशु अस्पताल में भर्ती करवाने आई थी। अस्पताल से लोड से समवेत ठेंगी का बास साहडोली जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हो गया। महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं जिला अस्पताल में शुक्रवार सुबह मृतका का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। ये लोयांग के पास पहले आर्य कनक पास में एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी ने पीछे टक्कर मारी थी और दोनों माँ बेटे थे। अच्छा। तो जिनमें हमारे ताया जी की डेथ हो गई थी और उसका लड़का के दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया। क्या नाम है दोनों का? माँ तो उस मम्मी जी का नाम राजन है
और उसके लड़के का नाम विनोद है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये साड़ोली गांव के रहने वाले हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये अलवर से अपना गांव जा रहे थे, साड़ोली गांव। अच्छा, क्या काम करने आए थे अलवर? ये इनके लड़का भर्ती हॉस्पिटल में, उससे मिल के जा रहे थे भर्ती करके। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाले थे आज की हेडलाइंस पर। करोड़ों के साइबर फ्रॉड के 2 आरोपियों को झारखंड से किया गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई। कीचड़ में से अर्थी ले जाने का वीडियो देख कलेक्टर ने तुरंत रास्ता दुरुस्त कराने के दिए निर्देश। जन सुनवाई में सामने आई कई अन्य समस्याएं। नाबालिग भतीजे से यौन सुख हासिल कर रेप का झूठा मुकदमा दर्ज कराना पड़ा महंगा। पोक्सो कोर्ट ने चाची को 20 साल के लिए भेजा जेल। और रैणी में 3 घरों से पार हुए जेवरात और नकदी। वहीं भिवाड़ी में वर्कशॉप में हुई लाखों की चोरी। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।